गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत सेकंड पेपर जिसका कि नाम काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स है। इसी में थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत मैक्सवेल रिलेशन के बारे में पिछले वीडियो में बता रहे थे। उसी सीरीज को आगे स्टार्ट करेंगे और उसी में एक रिलेशन लेके आए हैं जो कि इंटरनल एनर्जी से संबंधित है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है इम्पॉर्टेंट रिलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये रिलेशन कैसा है? इंटरनल एनर्जी से संबंधित है। और जब इंटरनल एनर्जी की बात आती है तो हमने बताया था इंटरनल एनर्जी को यू के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा को बताती है। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? टेम्परेचर पर निर्भर करती है। ठीक है, इसमें क्या निकालना क्या है? रिलेशन है डेवर यू अपॉन डेवर बी एट कांस्टेंट टी। यू क्या है? इंटरनल एनर्जी, बी क्या है? यहाँ पर वॉल्यूम है। कांस्टेंट टी यानी टेम्परेचर इक्वल टू टी डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट बी माइनस पी। ये हमको क्या है? इंटर एनर्जी का रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो इसी को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग जानते हैं कि किसी भी निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो ऊष्मा क्या होती है? दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक तो आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में, दूसरा क्या होता है? कार्य करने में। यानी dq बराबर du प्लस dw। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिया गया है। इसमें बताया था हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होती है। और इसमें क्या होता है? कंजर्वेशन का नियम लगता है। इसके अलावा क्या होता है कि निकाय की अपनी ऊष्मा, निकाय की अपनी एक आंतरिक ऊर्जा होती है जो टेम्परेचर पर निर्भर करती है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है। दूसरा है dq बराबर TdS। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन है और इसको हमने विस्तृत रूप में बताया था। किसमें बताया था? जब हमने एंट्रोपी की बात की थी। हमने कहा था ds बराबर था dq अपॉन टी। और हमने साथ में बताया था कि नियत ताप पर क्या हो जाएगा? जो भी निकाय है जितनी ऊष्मा को अवशोषित करेगा तो उसकी एंट्रोपी बढ़ती है। अगर नियत ताप पर वो ऊष्मा को रिजेक्ट करता है तो उस केस में उसकी एंट्रोपी क्या होती है? घटती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है, देखिए दोनों में dq है, यहाँ पर भी dq है। क्या करेंगे? dq जो है उस मान को रख देंगे, यानी du प्लस dw बराबर क्या होता है? किसी निकाय को दी गई जो हमारा वर्क डन होता है वो pdv के बराबर होता है। हमने वर्क डन ड्यूरिंग टू एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस पीछे बताया है, वहां पर हमने निकाल के भी बताया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया? du प्लस pdv, dw बराबर क्या हो गया? pdv, और dq बराबर क्या था? TdS। हमने इसको रख दिया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया? देखिए, इस रिलेशन को हमें निकालना था। हमने क्या किया? dv से भाग दे दिया। देखिए यहाँ पे दिख रहा है b से भाग दिया गया है और यहाँ पर भी भाग दिया गया है। ठीक है, तो क्या किया गया? इसको हमने dv से भाग दिया। भाग देने के पश्चात क्या किया? पदों को रीअरेंज किया। रीअरेंज क्या किया? अब जो उनको था उनको व्यवस्थित फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे माइनस p आ रहा है तो ये वाला पद हमारा क्या हो गया? pdv वाला क्या हो गया? राइट हैंड साइड में चला गया। और हमने क्या किया? इस पूरे को क्या किया? dv से भाग दे दिया। ठीक है, जब यहाँ पे भाग देंगे तो dv से dv कट जाएगा। इस क्रम में हमारा ये रिलेशन प्राप्त होगा, क्योंकि डेवर के फॉर्म में तो यहाँ पर डेवर भी हो गया, यहाँ पे d की फॉर्म में तो यहाँ पर dv हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया? यहाँ पर इसको इस फॉर्म में रीअरेंज कर dv से भाग देकर इस तरीके से इसको व्यक्त कर दिया। अब देखिए, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना था, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? टी आ रहा है। टी क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर नियत है, इसलिए ऐसा हो रहा है। टेम्परेचर नियत है। नियत टेम्परेचर कब होगा? जब प्रोसेस हमारा कैसा होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस। लिखा इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या बताया था? कोई भी निकाय किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होगा लेकिन उसकी टेम्परेचर के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे प्रेशर वॉल्यूम में परिवर्तन होगा लेकिन टेम्परेचर क्या होगा? नियत बना रहेगा। अगर हमारा प्रेशर वॉल्यूम प्रारंभ में P1 V1 है और अंत में P2 V2 हो जाएगा, लेकिन
टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, नियत बना रहेगा। हमने कार्नोट साइकिल में ये चीज बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर है यानी आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, हमने कांस्टेंट यहाँ पर भी टी किया और यहाँ पर भी टी किया, क्योंकि जब दो पद थे तो हमें डेवर के फॉर्म में लिखना था। हमने क्या किया, डेवर यू अपॉन डेवर बी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू टी डेवर एस अपॉन डेवर बी एट कांस्टेंट टी माइनस पी यू, ठीक है। अब देखिए जो हमारा रिलेशन था उस रिलेशन की बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड का तो हमारा जो भी पद था वो प्राप्त हो गया, लेकिन राइट हैंड साइड में देखते हैं टी डेवर पी अपॉन डेवर टी, यहाँ पर क्या आ रहा है, डेवर एस अपॉन डेवर बी एट कांस्टेंट टी, यानी क्या हुआ, जो हमारा ये पद था टी डेवर एस अपॉन डेवर बी एट कांस्टेंट टी, ये वाला पद हमारा क्या हुआ, प्राप्त नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, हमने इसके लिए मैक्सवेल रिलेशन बताए थे, मैक्सवेल रिलेशन का उपयोग करेंगे। एक चीज और देख लीजिए साथ में, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पर भी पॉजिटिव, यानी कि हमने मैक्सवेल के 4 रिलेशन बताए थे, और उन 4 रिलेशन में हमने ये भी बताया था कि जो हमारा पहला और तीसरा है वो कैसा होगा, सॉरी पहला और चौथा वो होगा नेगेटिव, और दूसरा और तीसरा होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सवेल का दूसरा या तीसरा रिलेशन लगेगा, पहला चौथा रिलेशन नहीं। इसके अलावा एक चीज और बताई थी हमने कि जो पहला और चौथा है दूसरे का रेसिप्रोकल मतलब क्या, विपरीत क्रम है, ऐसे दूसरे तीसरे में विपरीत क्रम है। एक चीज हमने और बताई थी कि अगर डेवर एस अपॉन डेवर बी एट कांस्टेंट टी है, तो अगला जो आएगा इसी क्रम में है तो डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट बी हो जाएगा, यानी क्या, ये पद रीअरेंज हो यानी कि इंटरचेंज हो जाएंगे, और एस है बी है टी है, बचा क्या पी, यानी क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि मैक्सवेल का सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा रिलेशन क्या होता है, यही पूछा था, मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन, इसका हमने उपयोग कर दिया, और हमने क्या किया, डेवर एस अपॉन डेवर बी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट बी। यहाँ पर ये ध्यान रखना, हमने मैक्सवेल रिलेशन सेकंड रिलेशन लगाया, इसमें पॉजिटिव आएगा, किसी भी कंडीशन में निगेटिव नहीं लगाना, अगर निगेटिव लगा दें तो क्या क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैक्सवेल के सेकंड रिलेशन का उपयोग, और हम दोबारा फिर बता रहे हैं कि पहला और चौथे में निगेटिव आता है, दूसरे तीसरे में निगेटिव नहीं आता है, यानी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका उपयोग किया, जब इसका हमने उपयोग किया तो डेवर u अपॉन डेवर b एट कांस्टेंट t इक्वल टू t डेवर p अपॉन डेवर t एट कांस्टेंट b, जो हमारा यहाँ पे s अपॉन b आ रहा था कांस्टेंट t, हमने मैक्सवेल का उपयोग किया, हमारा रिलेशन b माइनस p, यानी जो हमारा रिलेशन था वो रिलेशन हमारा क्या हुआ, प्राप्त हो गया, यानी क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी का जो रिलेशन है ये हमारा रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट। इसी में संबंधित 2 रिलेशन और हैं जो कि आइडियल गैस और वान डेर वाल्स गैस के लिए पूछे जाते हैं, इसी संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उनको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से ये इंटरनल एनर्जी पर निर्भर करता है या नहीं निर्भर करता है, किस केस में निर्भर करता है उसके बारे में बताएंगे, इसमें निर्भर नहीं करता है उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, एक रिलेशन लिया जो कि इंटरनल एनर्जी से संबंधित था, हमने क्या किया, 2 रिलेशन लगाए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उपयोग करके हमने क्या किया, दोनों को आपस में हमने उपयोग किया, उपयोग करने के पश्चात हमने क्या किया, इसको रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के पश्चात डिवाइड किया, और डिवाइड करने के पश्चात मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन का उपयोग किया, और फाइनली हमारा जो रिजल्ट है वो प्राप्त हो गया, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे जो है इसी में आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में बताएं कि किस प्रकार से ये रियल गैस में निर्भर करता है या नहीं करता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।